Hello dear students, let's start the second chapter of the class 10 science book acid, base and salts. Acid base indicators. अब देखते हैं indicators क्या होते हैं. Acid base indicators is a substance that tells us about the acidic or basic nature of a substance by change in color. तो ये क्या होता है, तो ये एक इंडिकेटर होता है. जैसे कि ये लिटमस पेपर, तो ये कलर चेंज करके बताता है कि एसिड है कि बेस है. जैसे हम यहाँ पे एक लिटमस पेपर लेंगे और अगर उसमें हम एसिड डालेंगे तो वो ब्लू वाला लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगी एसिड है ये. अगर हम कोई और चीज डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा. तो ये इस तरीके से कलर चेंज करके बताता है कि हम एसिड है या बेस है कोई भी चीज. Because acidity and the alkalinity is related to pH, they may also be known as pH indicators. तो इनको pH indicators भी बोला जाता है. ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये pH भी नापते हैं. pH क्या होता है ये हम आगे देखेंगे डिटेल्स में, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ. pH एक स्केल होती है जो कि हमें बताती है कि चीज एसिडिक है कि बेसिक है. जो 1 से लेके 14 तक होता है, और जितना हम लोग 1 की तरफ जाएंगे उतना वो एसिडिक नेचर होता है, जितना 14 की तरफ जाएंगे उतना वो बेसिक नेचर होता है. तो ये एक स्केल होती है जिसके बारे में हम आगे भी देखेंगे थोड़ी देर में. तो ये हम इसको पीएच इंडिकेटर भी बोल सकते हैं. Some indicator can actually identify acid or bases but can tell you the approximate pH of the acid or base. For example, मिथाइल ऑरेंज ओनली वर्क एट द एसिडिक पीएच. तो सब इंडिकेटर्स जो है वो हमें एसिड और बेस आइडेंटिफाई करने के साथ साथ पीएच का भी आइडिया दे देते हैं. An acid base indicator is either a weak acid or weak base that exhibit change in color as the concentration of hydrogen and hydroxide ions change in the aqueous solution. ये ions क्या होते हैं ये भी हम बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे नोटेबल बात क्या है कि ये एसिड बेस इंडिकेटर जो होते हैं वो भी या तो वीक एसिड या वीक बेस ही होते हैं, जो कि एक दूसरे एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें कलर चेंज दिखाते हैं. There are many type of indicators: natural indicators, synthetic indicators and olfactory indicators. तो ये क्या होते हैं अभी जस्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. नेचुरल इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? Acid base indicator obtained from natural source is called natural indicator. For example, litmus, red cabbage and turmeric जो हमें नेचुरल सोर्स से मिले उसे कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर. जैसे हमें लिटमस कहाँ से मिलता है? लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन ए प्लांट. नेचुरल कलर ऑफ लिटमस इज पर्पल. एक लाइकेन प्लांट होता है समुद्र में, उससे ये लिटमस निकाला जाता है. ये ऐसे छोटे छोटे प्लांट होते हैं लाइकेन, उससे लिटमस निकाला जाता है. लाइकेन के बारे में आप जानते होंगे, काफी इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. ये इन्वायरमेंट का भी इंडिकेटर होता है. जो लाइकेन प्लांट होता है जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा होता है वहां पे ये मरने लगता है. तो ये एक तरीके से कि इतना हमारा वाटर पोल्यूटेड है इसका भी इंडिकेटर होता है. Acid turns blue, litmus red. Base turns red, litmus blue. Very important point. ये हमेशा आप याद रखिए कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है. इसको मैं कैसे याद रखता हूँ? मैं ऐसे याद रखता हूँ बीबी. बीबी का क्या मतलब है कि बेस तो ब्लू करेगा, बेस ब्लू करेगा मतलब कि बेस रेड को ब्लू कर देगा. तो अपोजिट हो जाएगा एसिड में, एसिड ब्लू का रेड कर देगा. टर्मरिक. टर्मरिक क्या होता है? हल्दी. ओरिजिनली येलो, टर्न्स रेडिश ब्राउन विथ बेस, नो चेंज विथ एसिड.
टर्मरिक में अगर हम बेस लगा देंगे तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये आप घर पे भी करके देख सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि घर पे मुझे बेस कहाँ से मिलेगा, तो जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है वो हमारा एक बेस होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। रेड कैबेज ओरिजिनली पर्पल टर्न्स ग्रीन, greenish with base and reddish with acid. Red cabbage originally purple turns greenish with base and reddish with acid. तो ये क्या होती है रेड कैबेज? रेड कैबेज आपने देखा होगा मार्केट में, एक पत्ता गोभी होती है रेड कलर की, तो अगर हम उसको बेस सॉल्यूशन में डाल देंगे तो वो हमारी किस रंग की हो जाएगी? वो हमारी ग्रीनिश कलर की हो जाएगी, बट एसिड के साथ कोई चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्या सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो ये हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। जैसे क्या है? नंबर 1 फेनोल्फथालीन ओरिजिनली कलरलेस टर्न्स पिंक व्हेन विथ बेस, नो चेंज विथ एसिड। ये जो फेनोल्फथालीन होता है तो ये बेस के साथ पिंक हो जाता है, बट एसिड के साथ कोई चेंज नहीं होता है। मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनली ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का होता है। टर्न्स रेड विथ एसिड एंड येलो विथ बेस। जब एसिड में डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा लाइक लिटमस, बट जब बेस में डालेंगे तो ये ब्लू होने के बजाय क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। हिमालय ब्लू, ये क्या होता है? इट इज ए ब्राउनिश ग्रीन। ये नेचुरली ब्राउनिश ग्रीन होता है, ब्लू नहीं होता है। इट ट्रांजिशन फ्रॉम रेड टू येलो फॉर एसिड pH range 1.2 to 2.8 and yellow to blue at pH range 8 to 9.6। तो pH के बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे इसलिए एग्जांपल डाला है कि ये हमारा एक बहुत स्पेसिफिक pH में ही चेंज करता है। तो जैसे अगर इसमें कलर चेंज हो रहा है, तो अगर हमने यहाँ पे मान के चलिए कोई एसिड ली, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें ये थर्मल ब्लू डाला और वो अगर रेड से येलो हो गया, तो हमें क्या पता चल गया? हमें ये तो पता चला ही कि ये एसिड है, और दूसरी एक और क्या पता चली कि उसका pH 1.2 से 2.8 है। ऐसे ये हमें बेस का ये रेंज देगा। अब आगे हम देखते हैं ऑफ्लेक्टोरी इंडिकेटर्स। Indicators whose order change when it mixed with acid or base. For example, vanilla and onions. Vanilla, onions and clove loses their smell when mixed with base, while no effect of acid on them. वनीला, ऑनियन और क्लोव क्या करते हैं? अपनी स्मेल लूज कर देते हैं। किसमें? बेस में, बट एसिड का उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये हमारे ऑफ्लेक्टरी इंडिकेटर हो गए जो हमारे स्मेल चेंज करते हैं। ये सब क्या थे? ये सब हमारा कलर चेंज कर रहे थे। ये सब विजुअल इंडिकेटर्स थे, इनको हमें देख करके पता चल रहा था, बट ये हमारे ऑफ्लेक्टरी इंडिकेटर्स हैं, इनको हमें स्मेल करना पड़ेगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। तो हम लोग मिक्स क्यों करते हैं? इट इज ए इंडिकेटर व्हिच इज मेड of several compounds. In addition to telling us about the acidic and basic nature of the substance, it also tells about the pH of the solution. तो इस यूनिवर्सल इंडिकेटर में हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर मिला देते हैं, खास करके सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे इसमें ये थिमाइल ब्लू भी होता है और दूसरे और बहुत सारे इसी टाइप के इंडिकेटर्स मिला करके ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है। तो ये हमारा क्या बताएगा? जब इसमें 1.2 से 2.8 होगा तो ये हमारा थिमाइल ब्लू वाला काम करेगा इंडिकेटर, और बाकी जब उससे ऊपर नीचे होगा तो जो दूसरे सब्सटेंस होंगे वो काम करेंगे। तो ये हमें पूरी पीएच की रेंज दे देता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, अलॉन्ग विथ ये बताने की कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, ये भी बता देता है कि ये एसिडिक कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, क्योंकि ये बहुत सारे इंडिकेटरों का एक मिक्सचर रहता है जो कि अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर शो करता है। पीएच के बारे में हम देखेंगे आगे बहुत डिटेल्स में। एसिड एंड बेसिस। एसिड क्या होता है?
एसिड्स आर सावर टेस्टिंग सब्सटेंस। पहला एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, ये सावर टेस्टिंग होगा, खट्टा होगा। व्हिच रिलीजेस हाइड्रोजन प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जब हम ये पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो ये क्या रिलीज करेगा, ये H प्लस आयन रिलीज करेगा। इट ऑल्सो टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये हमारी हो गई क्या, ये हो गई एसिड्स। अब हम देखते हैं बेस। बेस आर बिटर टेस्टिंग सब्सटेंस व्हिच रिलीजेस OH minus ions in aqueous solution. It also turns red litmus blue. तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये बिटर टेस्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब इनका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। बिटर मतलब हॉट नहीं होता है, मिर्ची जो है वो बिटर नहीं होती है। बिटर मतलब होता है इससे करेला होता है, बिटर ग्राउट। तो ये करेले के टेस्ट के होते हैं सब। आगे क्या दिया हुआ है, इट रिलीज OH माइनस आयंस। तो ये कौन सा आयंस रिलीज करते हैं, OH माइनस आयंस रिलीज करते हैं। कब, जब इनका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब इनको पानी में जब घोल दिया जाता है। इट ऑल्सो टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये हमारे क्या हो गए, ये बेसिस हो गए। तो एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। अब हम देखते हैं क्या कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट। एसिड व्हेन रिएक्ट्स विथ मेटल, hydrogen atom is displaced from acid which result in formation of salt and hydrogen gas। एसिड को जब मेटल से रिएक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, सॉल्ट मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। सॉल्ट क्या होता है, तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, एक कैटायन और एक एनायन की असेंबली होती है। जैसे Na प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बना देते हैं, NaCl। तो ये सॉल्ट हो जाता है। तो हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम। इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसमें मेटल क्या करता है, मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है एसिड से। सारी एसिड में हाइड्रोजन होता है, तो ये हमें क्या कर देता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक मतलब इसमें हीट रिलीज होती है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है इसमें। अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं, सॉल्ट फॉर्म्ड हैव कैटायन फ्रॉम मेटल एंड एनायन फ्रॉम एसिड। तो कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव। तो हमें ये कहां से मिलता है, ये मेटल से मिलता है। और एनायन फ्रॉम एसिड, एनायन क्या होता है, निगेटिव। तो ये हमें कहां से मिलता है, एसिड से मिलता है। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे Na होगा, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे HCl होगा, तो ये क्या होगा, Cl निगेटिव होगा, H पॉजिटिव होगा। तो ये जो सॉल्ट बनेगा उसमें क्या होगा, इसमें सॉल्ट क्या बनेगा, यहाँ पे NaCl। क्योंकि ये Na यहाँ से लेगा, मेटल से लेगा, और Cl यहाँ से लेगा। ऐसे ही बाकी में हो सकता है, आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। जिंक्स रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो जिंक ने यहाँ पे क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया, क्या बना दिया, जिंक क्लोराइड। तो जिंक का पॉजिटिव था यहाँ पे और क्लोरीन निगेटिव थी, ये दोनों मिल करके यहाँ पे ये बन गए। और जो हाइड्रोजन गैस थी वो हमारी यहाँ चली गई। अब हम आगे देखते हैं, सोडियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन गैस। तो हमारा सोडियम पॉजिटिव और हमारा सल्फेट निगेटिव, SO4 निगेटिव, और ये H यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये हमारा किससे जुड़ेगा, इससे जाके जुड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, Na2SO4, और यहाँ पे होगा H2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी में
यहाँ पे 2 लगता है, किसी में यहाँ पे 1 लगता है। तो ये हम क्लास 12 में देखेंगे कि कैसे इनके वैलेंसी पे डिपेंड करता है कि कौन इसकी कितनी वैलेंसी है और कौन इससे कितना एटम ले रहा है या फिर उससे उतने कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो हम डिटेल्स में देखेंगे बाद में। हाउ बेस रिएक्ट विथ मेटल्स, बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बेस reacts with metal to form hydrogen gas and salt. However, such reactions are very uncommon and only a few metal reacts with bases, not all. बेसिस का रिएक्शन काफी अनकॉमन होता है मेटल के साथ, बट सम बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ जिंक टू फॉर्म जिंक सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव OH माइनस क्या बना रहा है, Na2ZnO2। तो यहां से हमारा Zn को ले रहा है और Zn भी पॉजिटिव, तो यहां से ऑक्सीजन निगेटिव हो गया, हाइड्रोजन निगेटिव हो गया। तो इसने क्या किया, ये दोनों मिल करके यहाँ आ गए पॉजिटिव वाले और ये ऑक्सीजन निगेटिव वाला, ऐसे ये हाइड्रोजन बन गया। तो ये नॉर्मली बहुत कम होता है इस टाइप से बेस के साथ मेटल का रिएक्शन, लेकिन इसमें भी वही सेम सॉल्ट और वाटर बनता है, आपको इतना याद रखना। अब आगे देखेंगे टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जब निकलती है, अब हमने अभी देखा इसमें हाइड्रोजन गैस निकली, इसमें हाइड्रोजन गैस निकली, इसमें हाइड्रोजन गैस निकली, तो उसका टेस्ट कैसे करेंगे। टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इफ यू ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल नियर हाइड्रोजन गैस इट विल बर्न विथ ए पॉपिंग साउंड। जैसे कि हमने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें एसिड डाल दी, कौन सी एसिड डालेंगे, सबकी फेवरेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें हमने जिंक डाल दिया। तो यहाँ पे जब जिंक जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर, और जब ये बाहर निकलेगी और यहाँ पे हमें कैंडल लाएंगे बर्न करती हुई, ये जलेगी, यहाँ पे बर्न होगी, लेकिन ये नॉर्मली बर्न नहीं होती, इसमें पॉपिंग साउंड आता है, पटाखे की तरह ये फटती है, इसीलिए इसका यूज कुकिंग में नहीं होता है। नहीं तो हाइड्रोजन गैस इज ए वेरी वेरी एक्सीलेंट फ्यूल, बट वी कैन नॉट यूज इट इन कुकिंग बिकॉज इट पॉप्स। हाउ एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। अब हम देखते हैं एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या होते हैं मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट, पहले वो देख लेते हैं। कार्बोनेट, कार्बोनेट इज ए सॉल्ट व्हिच फॉर्म व्हेन कार्बोनिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो ये ऑलरेडी कैसे बनता है, जब कोई मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनिक एसिड के साथ, मतलब कि हमारा ये जो एसिड और बेस का जो एसिड और मेटल का जो रिएक्शन था वो ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे, और वो होने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ये कार्बोनेट। कार्बोनेट में हमारे कई सारे कार्बोनेट हो सकते हैं, इसमें ये एक ग्रुप है, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जिंक कार्बोनेट, तो मतलब पीछे ये रहेगा CO3 माइनस, जिसमें ये रहेगा तो वो सब कार्बोनेट कहलाएंगे, और इसके आगे Zn लगा दीजिए, इसके आगे K लगा दीजिए, इसके आगे Na लगा दीजिए, तो ये उसी तरीके से सबके साथ जो है बनाता है अपने कार्बोनेट्स। वो कैसे बनते हैं, जो स्पेसिफिक मेटल कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो उस चीज का कार्बोनेट बना देगा। जैसे जिंक अगर रिएक्ट करेगा कार्बोनिक एसिड के साथ तो जिंक कार्बोनेट बना देगा, सोडियम रिएक्ट करेगा तो सोडियम कार्बोनेट बना देगा। ये अब देखते हैं बाइकार्बोनेट क्या होता है। बाइकार्बोनेट को हाइड्रोकार्बोनेट भी बोला जाता है। इट इज ए सॉल्ट व्हिच हैव इन दिस फॉर्म मेटल प्लस H प्लस CO3, ये फॉर्म होता है इसका। मतलब जिंक बाइकार्बोनेट जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या, जिंक SCO3 2। तो ये हमारा जो जिंक कार्बोनेट था वो ऐसे जिंक बाइकार्बोनेट बन जाता है, इसमें H जुड़ जाता है यहाँ। अब हम देखते हैं कैसे ये एसिड रिएक्ट करती है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट से।
तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट टू फॉर्म corresponding salt, water and carbon dioxide। तो क्या होता है जब ये हाइड्रोकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो सॉल्ट कैसा बनता है, corresponding सॉल्ट, मतलब इस मेटल कार्बोनेट का जो यहाँ पे मेटल कार्बोनेट में जो मेटल होगा, अगर जिंक होगा तो यहाँ पे जिंक का सॉल्ट बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है साथ में। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड, एग्जांपल्स दे लेते हैं इसके। व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Na2CO3, Na मतलब सोडियम का कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये हमेशा बनेगा। और साथ में क्या बनाएगा, इसका सॉल्ट। तो Na यहाँ से मिल गया और इसमें इसका निगेटिव वाला मिल गया, हमेशा पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा, मेटल से मिलेगा। तो ये हमारा बन गया NaCl। अब हम देखते हैं व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स सोडियम सल्फेट एंड वाटर। जब सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट होगा किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब भी वही सेम होगा, Na यहाँ से आ गया और SO4 यहाँ से आ गया। SO4 नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, तो ये दोनों रिएक्ट होकर इन्होंने बना दिया Na2SO4। और हमारे उसके साथ क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमने हाइड्रोजन टेस्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही, वो हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो when carbon dioxide is passed from lime water it turns it milky due to the formation of calcium carbonate। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, ये है लाइम वाटर CaOH2, तो इसको हम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी एक कार्बोनेट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके साथ क्या बनेगा, वाटर। तो ये पानी में डिजोल्व नहीं होता है और ये व्हाइट कलर का होता है। तो अगर ये मान के चलिए हमने यहाँ पे एक बीकर में ये लाइम वाटर लिया और इसमें हमने गैस पास कर दी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगी, ये व्हाइट कलर की हो जाएगी। बट अगर हम वो गैस पास करते रहे, इफ यू पास एक्सेसिव गैस टू द अबव वाटर इट विल फॉर्म CaSCO3। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट which is soluble in water and water again turns colorless from white। तो अगर हम ये पास करते रहे तो यही सेम एलिमेंट के साथ फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बना देगी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और वो फिर से कलरलेस हो जाएगा। बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टेस्ट करने के लिए, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट के वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो वो व्हाइट हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे वाले का रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। एसिड इन वाटर सॉल्यूशन, अब देखते हैं जब एसिड वाटर के साथ मिक्स होती है तब क्या होता है। When acid is dissolved in water it gives H3O+ ions। ओके, जब हम एसिड को वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो हमें कौन सा आयन मिलेगा, ये आयन मिलेगा, बट हमें तो H+ आयन मिलना चाहिए। बट होता क्या है, ये हम अगले पॉइंट में देखेंगे। When acid first dissolve in water it gives H+ आयन, जब पहले डिसॉल्व होती है तो वो H+ आयन ही देती है, लेकिन H+ आयन कैन नॉट सर्वाइव एलोन, ये अकेले नहीं रह सकता, तो वो किसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, वो वाटर के साथ कंबाइन हो जाते हैं और बना देते हैं H3+ आयन। तो यहाँ पे HCl प्लस H2O फॉर्म H3O+ आयन प्लस क्लोरीन आयन, और ये फिर H+ आयन वाटर के साथ मिलते के क्या बना देता है, ये बना देता है। तो जब हम कोई एसिड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये आयन मिलेगा और उसके साथ उस एसिड का जो एनायन होगा वो मिलेगा, कैटायन के रूप में हमें ये मिलेगा। तो आगे देखते हैं बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। जब हम बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तब क्या होगा, व्हेन बेसिस आर मिक्स्ड विथ वाटर दे प्रोवाइड क्या, बेसिस प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन।
अनडिजॉल्व इन वाटर। जैसे KOH प्लस वाटर क्या फॉर्म करेगा, K प्लस एक्वस प्लस OH नेगेटिव। मतलब कि इसको जब वाटर में मिक्स किया जा रहा है तो क्या मिल रहा है हमें, इसका पॉजिटिव मिल जा रहा है और ये नेगेटिव आयन रूप में मिल जा रहा है। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि ये वाटर इसके साथ रिएक्ट कर रहा था और ये हमें H3 प्लस आयन बना रहा था, बट यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये बस इसको तोड़ने में मदद कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कैटलिस्ट की जगह पे लिखा है। पिछले चैप्टर का हो सकता है आपको याद आ रहा हो, बट यहाँ पे वो रिएक्ट कर रहा था इसलिए हमने यहाँ पे उसको लिखा है इस जगह पे। अब हम आगे देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। तो एसिड क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, H3O पॉजिटिव आयन, और हमारे बेसेस क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, OH नेगेटिव आयन। तो ये आयन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सारी एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज इन्हीं आयन पर बेस्ड है। अभी हम देखेंगे concentration of H3O positive ions and OH negative ion determine the strength of the acid and base respectively. More the concentration, more the strength. तो ये जितनी ज्यादा ये आयन होंगे तो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगी और उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जितने कम ये आयन होंगे उतना वीक बेस होगा। तो मतलब ये हमारे सारे एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार है एक एसिड में। अब हम आगे देखते हैं वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है, एसिड विथ लेस कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस और H3O प्लस आयन। जिस एसिड में ये आयन के कंसेंट्रेशन कम होंगे वो क्या हो जाएगी, वीक एसिड हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, इट इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयन। तो जब हम कोई एसिड को का जब एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये आयन ऐसे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। तो जिस एसिड में पूरी तरीके से निकल जाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाती है, उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है। बट जिस एसिड में ये पूरी तरीके से नहीं होता है तो वो वीक एसिड बन जाती है। ऐसा ही बेस में भी होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड विथ मोर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड H3O प्लस आयन ड्यू टू द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयंस। यहाँ पे हम लोग वीक एसिड के एग्जांपल देख लेते हैं, एसिटिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड के हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। आगे देखते हैं वीक बेस, बेसिस विथ लेस कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस ड्यू टू इनकम्प्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयंस। फॉर एग्जांपल एमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे दी गई हुई है, ये वीक बेस है, इसमें पूरा डिसोसिएशन नहीं होता है। बेस विथ मोर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस ड्यू टू द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयंस। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों में पूरा डिसोसिएशन हो जाता है, तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। डाइल्यूशन क्या होता है, जब हम वाटर और एसिड को मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। मतलब उसका जो आयन रहते हैं, जो H3O पॉजिटिव जो आयन है उसके, तो क्या हो जाते हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। मान के चलिए पहले 1 लीटर में जितने आयन होते थे, अगर हम उसमें 1 लीटर वाटर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2 लीटर में उतने आयन हो जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। डाइल्यूट हो जाएगी तो उसकी प्रॉपर्टी पे भी असर आएगा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी तो उस पर ही बेस्ड है। बेसिक डिफरेंस नहीं होगा प्रॉपर्टी में, बट उसके इंटेंसिटी में डिफरेंस होगा। क्योंकि बेसिक डिफरेंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल तो सेम है, बट वो रिग्रेसली इतना रिएक्ट नहीं करेगी जैसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड करती है। तो हमें ये प्रैक्टिकल यूज के लिए हमें इसको डाइल्यूट करना ही पड़ता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होती है, बहुत हाईली कोरोसिव होती है। अगर वो कहीं पे गिर जाती है तो वो पूरी तरीके से, उसको इतना फास्ट रिएक्शन होता है कि वो उसको जला के खत्म कर देती है। डाइल्यूशन, mixing an acid or base with water result in decrease in concentration of H3O positive ion or OH negative ion per unit volume. Such process is called dilution and the acid or base is said to be diluted. Mixing of water to the acid is a highly exothermic reaction. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम वाटर को एसिड से मिक्स करते हैं तो क्या होता है, वो वेरी हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। Therefore we should mix
लिटिल एसिड टू द वाटर, नॉट वाटर टू द एसिड। तो मतलब क्या करना चाहिए, हमें पानी में एसिड मिलानी चाहिए। पानी ले लिया हमने H2O, इसमें हम एसिड मिलाएंगे ड्रॉप ड्रॉप, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगी। अगर हमने एसिड में पानी मिला दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो इतना फास्ट रिएक्ट करेगा कि वो पूरा स्पिल हो जाएगा और उससे बर्न हो सकते हैं और वो काफी खतरनाक होता है। तो इसलिए हमें हमेशा वाटर में एसिड मिलानी चाहिए। If we add water to the acid, it will cause sudden increase in heat and it will cause spillage and burn. How acid react with base? अब हम देखेंगे क्या कि एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्ट होती है। When acid react with base, it forms salt and water. It is called neutralization reaction. Base plus acid forms salt and water. एग्जाम्पल ले लेते हैं। When a hydrochloric acid react with sodium hydroxide, they form sodium chloride and water. जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl तो क्या बनता है NaCl और वाटर। तो इसमें क्या हो रहा है, Na पॉजिटिव, OA नेगेटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो ये Na और Cl कंबाइन हो जा रहा है तो वो सॉल्ट बन जा रहा है और वाटर बन जा रहा है, H और OH मिलके। तो इसके जो H और OH है वो कैसे मिलते हैं, H प्लस OH नेगेटिव, क्या फॉर्म, वाटर। अब हम क्या देखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। Neutralization reaction, this reaction is called neutralization reaction because H positive ion of acid combine with OH negative ion of the base to form H2O, due to which properties of both acid and base nullify each other. मतलब क्या है, ये H पॉजिटिव आयन और ये मिलकर के वाटर बन जाता है। तो वाटर बन जाता है तो क्या होता है, एसिड और बेस की प्रॉपर्टी किस लिए है, वो जो H3O पॉजिटिव आयन था उसकी वजह से एसिड की प्रॉपर्टी थी और जो OH नेगेटिव आयन था उसकी वजह से बेस की प्रॉपर्टी थी। तो ये दोनों तो मिल करके क्या बना दिए, वाटर बना दिए। अब आप बोल रहे होंगे सर यहाँ पे H पॉजिटिव है, यहाँ पे आप H3O पॉजिटिव बता रहे हैं, तो इसमें भी H पॉजिटिव अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। तो इसमें से तो ऐसे ही वाटर बन जाता है और जो H पॉजिटिव निकलता है वो इसके साथ मिलकर वाटर बना लेता है। तो ये मिलकर के क्या बना देते हैं, वाटर। तो वाटर बन जाता है तो एसिड और बेस क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। न्यूट्रलाइज हो जाता है मतलब क्या, ना उसमें एसिड की प्रॉपर्टी रहती है ना बेस की प्रॉपर्टी रहती है। तो जब ये पूरी तरीके से आइडल कंडीशन में होगा तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल न्यूट्रल होगा, ना इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होगी ना बेसिक प्रॉपर्टी होगी। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, वो हम आगे देखेंगे। When strong acid and strong base react, they form neutral salt. जब ये भी स्ट्रॉन्ग है ये भी स्ट्रॉन्ग है तब पूरी तरीके से ये रिएक्शन होगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक न्यूट्रल सॉल्ट और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, वाटर। तो ये हमारा क्या बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट। वीक एसिड एंड वीक बेस रिएक्ट, दे फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट। ये बहुत ही अनकॉमन होता है लेकिन वीक और एसिड और वीक बेस भी क्या बनाएंगे, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। बट व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस रिएक्ट, दे फॉर्म एसिडिक सॉल्ट दैट एग्जिबिट एसिडिक प्रॉपर्टीज इन द सॉल्यूशन। मतलब मान के चलिए हमने यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, यहाँ पे एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग थी बट बेस बहुत वीक था। तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगी तो उसमें क्या ज्यादा होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी। तो ये सॉल्ट भी क्या शो करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, क्योंकि ये बेस पूरी तरीके से इसको न्यूट्रल करने के लिए काफी नहीं था। ऐसे ही उल्टा हो जाएगा, व्हेन वीक एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, दे फॉर्म बेसिक सॉल्ट। जब बेस मजबूत होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा। तो अगर ये पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज होता है तो सॉल्ट बिल्कुल न्यूट्रल बनता है। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर रिएक्ट होते हैं तो एसिडिक बनता है।
और जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट होते हैं तो बेसिक बनता है सॉल्ट। मतलब सॉल्ट भी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज शो करता है। उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे। जैसे कि जो हमारा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या था, Na2CO3। तो इसमें जो CO3 है, ये क्या थी हमारी, ये वीक एसिड थी। ये हमने देखा था, वीक एसिड कार्बनिक एसिड है ना, यहाँ पे वीक एसिड कार्बनिक एसिड। और हमारा दूसरा क्या था, Na2। Na2 क्या है, Na2 ये भी हमने देखा था यहाँ पे। तो Na2 किस में आता था, स्ट्रॉन्ग बेस में आता था, NaOH। तो हम दोनों मिलकर के क्या बने, Na2CO3। तो ये किस टाइप का सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्ट है। इसका प्रूफ भी है। मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन। जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। और जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, किसके साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा, CaSO4 और वाटर। तो आगे देखते हैं, सिंस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ द बेस। जैसे एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा था, वैसे किसका रिएक्शन हो रहा है, मेटल ऑक्साइड और एसिड का। तो हम क्या कह सकते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है उनका नेचर क्या होता है, वो बेसिक होता है। हाउ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करती है बेस से। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करती है सॉल्ट और वाटर देने के लिए। तो ये भी सेम टाइप का रिएक्शन है। तो यहाँ पे एसिड थी और यहाँ पे क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड है। तो एसिड है, और इसमें जब ये सेम चीज दे रहे थे तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा। यहाँ पे ठीक उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बेस पहले से दिया हुआ है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद भी अगर वही चीज मिल रही है जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट होकर के मिलती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती हैं, एसिडिक नेचर की होती हैं, और मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती हैं, वो बेसिक नेचर की होती हैं। क्यों, क्योंकि वो भी सॉल्ट एंड वाटर ही प्रोड्यूस करती हैं जब वो रिएक्ट होती हैं एसिड या बेसिस के साथ। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और CO2 क्या है, ये क्या है, ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। कार्बन नॉन मेटल है और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, CO2। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, Na2CO3 प्लस H2O। Acid and bases can conduct electricity due to the presence of cation and anion such as Cl negative in HCl and Na positive in NaOH। एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें ये केटायन और एनायन होते हैं। जहां पे ये केटायन और एनायन होंगे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है वो हम देखेंगे फिजिक्स में, बट सिंपल उसकी चीज क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। और यहाँ पे जब ये एनायन और केटायन होते हैं तो ये वही काम करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये है पीएच स्केल। पीएच क्या होती है, अब देखते हैं। पीएच वैल्यू बिलो 7, बिलो 7 कौन सा, मतलब ये 7 इसके नीचे, मतलब पूरा लाल वाला एरिया, ये क्या होता है, इट मीन्स एसिडिक। एबव 7 ये क्या होता है, बेसिक। जितना हम नीचे जाएंगे उतना एसिडिक होगा, मतलब जो ये गैस्ट्रिक एसिड है ये लेमन से ज्यादा एसिडिक होगी। और जितना हम ऊपर जाएंगे उतना वो बेसिक होगा, मतलब ये ब्लीच जो है वो सोपी वाटर से ज्यादा बेसिक होगा।
और 7 क्या है, तो ये क्या है, ये न्यूट्रल जोन है, ये ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं, जो उसका सॉल्ट बनता है वो कहाँ पड़ेगा, वो यहाँ पड़ेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। बाकी जब वो एसिडिक सॉल्ट होगा तो वो नीचे जाएगा यहाँ, और जब बेसिक सॉल्ट होगा तो ऊपर जाएगा। तो कोई भी जब प्रॉपर्टी होगी, ऐसे ही जो हमारी क्या थी, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड थी, वो क्या थी, वो एसिडिक नेचर की थी। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर की थी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारी कहाँ जाएगी, वो नीचे जाएंगी, और जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो ऊपर जाएगी। तो ये हमारी एक स्केल है, बहुत सुंदर स्केल, जिससे हम एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज का पता लगा सकते हैं, और साथ में उनको कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन ज्यादा बेसिक। अब हम देखते हैं कि और क्या है ये। pH scale is a scale measuring hydrogen ion concentration. P means potent and H means hydrogen ion. तो ये क्या होता है, ये हमारा हाइड्रोजन आयन को नापता है। मतलब कि जब यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो ऊपर जाते जाते ये बिल्कुल कम हो गया है, H+ आयन। और जो OH आयन है वो ऊपर ज्यादा हो जाएगा और नीचे कम हो जाएगा। तो ये स्केल इस चीज को नापता है, लेकिन बस ये H+ आयन नाप करके ही ये बता सकते हैं कि कौन कितना एसिडिक है कौन कितना बेसिक है। यहाँ पे 7 पे क्या होगा, जितने जितने H+ आयन होंगे उतने ही OH- आयन होंगे, इसीलिए दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। If we take hydrochloric acid and acetic acid of same concentration, say 1 molar, then these different amount of hydrogen ions, they will produce different amount of hydrogen ions. Acid that gives rise to more hydrogen ion are said to be strong acid, and acid that give rise to the less hydrogen ions are said to be weak acid. मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगी वो ज्यादा H+ आयन निकलेंगे। मतलब अगर हम 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें और 10 ml कार्बोनिक एसिड लें, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें उसके 10 ml में ज्यादा H+ आयन होंगे, या फिर तो वो कहाँ जाएगी, वो यहाँ आएगी, और ये कार्बोनिक एसिड में कम होगी तो वो ऊपर चली जाएगी स्केल में। ऐसे ही बेसों के साथ होगा। अब हम अगली स्लाइड देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन है पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। ह्यूमन इसी रेंज के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। लिविंग कैन सरवाइव ओनली इन ए वेरी नैरो पीएच रेंज। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक अपनी पीएच रेंज है, उससे वो बाहर नहीं सरवाइव कर सकता। इफ पीएच ऑफ रेन इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। जब एसिड रेन होती है तो उससे क्या होता है, वो पानी रिवर में जाता है और उससे एक्वेटिक लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ की भी अपनी एक पीएच रेंज है। प्लांट्स आल्सो रिक्वायर्ड स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। स्पेसिफिक प्लांट स्पेसिफिक पीएच रेंज उनकी होती है, और उनको ग्रो करने के लिए अगर उस सॉइल में वो पीएच रेंज मौजूद है तो वो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। पीएच ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसका पीएच क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका पीएच होता है 1.5 से 3.5 तक। यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूँ समझने के लिए कि डाइल्यूशन को और अच्छे से समझते हैं। मान के चलिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड थी, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच 1 से 2 के बीच में है, बट अगर हम इसमें वाटर मिला देंगे, मान के चलिए जितना इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड थी उतना ही हम वाटर मिला देते हैं, तो इसका H+ जो आयन है वो तो डाइल्यूट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, तो इसका पीएच भी घट जाएगा।
मतलब कि ये 1-2 से हो सकता है 4-5 हो जाए, इसके बीच में आ जाए। तो ये हमारा जो पीएच रेंज होता है वो डाइल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। डाइल्यूट एसिड, सेम डाइल्यूट एसिड का पीएच एक सेम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से कम होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इवन दो अवर स्टमक है प्रोटेक्टिव लाइनिंग, हमारे स्टमक में प्रोटेक्टिव लाइनिंग होता है, नहीं तो इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड तो हमारे स्टमक को ही खत्म कर देगी। बट सम टाइम ज्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से पेट में दर्द होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई हम लोग बेस यूज करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनो, इनो में भी बेस होता है, इनो जानते हैं। तो इनो का टेस्ट क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है। तो बिटर टेस्ट है मतलब क्या है, बेस है। तो जब हमारे पेट में एसिड ज्यादा हो गई है तो हमें क्या खाना पड़ेगा, हमें बेस खाना पड़ेगा। जब हम कोई बेसिक सब्सटेंस खाएंगे तो हमारा पेट सही हो जाएगा। पीएच चेंज ऑन टूथ डिके, जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है तो ये क्यों जाता है, तो ये हमारा बैक्टीरिया की वजह से जाता है। देन टूथ एनामल स्टार्ट टू डिके। टूथ एनामल किस चीज का बना होता है, वो कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी। टूथ एनामल हमारा किस चीज का बना होता है, तो कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ये कैल्शियम और फॉस्फेट का एक क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, जो कि अगर एसिड की पीएच 5.5 से बिलो है तो उससे रिएक्ट होने लगता है और वो डीके होने लगता है। Therefore, toothpaste is better in taste because it contain base। तो हमारा टूथपेस्ट भी क्या करता है, वो भी माउथ की एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, इसीलिए वो बेस से होता है और इसीलिए वो बिटर टेस्ट का भी होता है। आगे देखते हैं, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स बाय केमिकल वारफेयर। क्या करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल यूज एसिड एज देयर वेनम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्लेग। जो हमारी बी वगैरह होती हैं तो वो हमारा क्या यूज करती हैं, जो स्टिंग होता है उसमें भी वो एसिड यूज करती हैं ताकि प्रे को दूर भगा सके। यहाँ पे कुछ नेचुरल सोर्स और उनके एसिड और बेस दिए गए हुए हैं। जैसे क्या है, विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज क्या है, सिट्रिक एसिड। टर्माइंड क्या है, टार्टरिक एसिड। टोमेटो क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्जेलिक एसिड। सावर मिल्क क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड। एंट स्टिंग में क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। निटल स्टिंग क्या होता है, निटल एक प्लांट होता है, मेथनोइक एसिड होता है। विटामिन सी में क्या होता है, एब्सॉर्बिक एसिड होता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो ये हमारे एसिड है कॉमनली जो हमारे नेचुरली फाउंड होते हैं। अब हम देखते हैं कॉमन सोल्ट एंड इट्स प्रोडक्ट। जो हमारा कॉमन सोल्ट होता है, कॉमन सोल्ट इज अ वेरी कॉमन एलिमेंट, इट इज फाउंड इन ओशियन वाटर एज वेल एज बेड्स ऑफ रॉक ऑफ सॉल्ट। तो हमारा सॉल्ट वाटर में भी मिलता है, ओशियन वाटर में भी मिलता है, और ऐसे उसके रॉक भी होते हैं, ऐसे पहाड़ों के अंदर भी मिलता है, कोयले के जैसा। Common salt is used as raw material for many materials of daily use like sodium hydroxide, washing soda, bleaching powder, और भी बहुत सारी सब्सटेंस में कॉमन सॉल्ट एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। रॉ मटेरियल क्या होता है, जिस मटेरियल से कोई दूसरा मटेरियल मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो सबसे पहले कॉमन सॉल्ट से देखते हैं कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था हमारा, NaOH। So, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, it decomposes to form sodium hydroxide। तो जब हम ब्राइन क्या होता है, जब नमक को पानी में घोल देते हैं तो उसको ब्राइन बोलते हैं। तो जब उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हमें क्या क्या मिलता है, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन मिलती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ऐसे एक बड़ा सा हम लोग बीकर लेते हैं, इसमें ब्राइन डाल देते हैं और इसमें एक एनोड एक कैथोड लगा देते हैं, और इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हमें क्या मिलती है, क्लोरीन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है, और हमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोर एल्काली प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म आर क्लोरीन एंड एल्काली मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लोर अल्काली प्रोसेस। तो क्लोरीन गैस किससे निकलती है? एनोड से निकलती है। एनोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जहां पे एनोड होगा वहां से क्लोरीन गैस निकलेगी, जहां पे कैथोड होगा वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पे एक चीज ये जानिएगा कि ये कभी एसी करंट नहीं होता है जो हमारे घरों में आता है, ये डीसी करंट होता है बैटरी का। एसी में तो ये एनोड कैथोड तो चेंज होते रहते हैं, वो हम फिजिक्स में देखेंगे। ये बैटरी का करंट होता है। अब द क्लोरीन गैस इज गिवन एट एनोड, और ये हमारा एनोड क्या कहाँ पे डिपॉजिट होता है? ये कैथोड पे डिपॉजिट होता है। अगर जो निगेटिवली चार्ज जो हमारी रॉड है, ये अगर निगेटिवली चार्ज है तो इसी में हाइड्रोजन निकलेगा और इसी के आसपास जो है ये हमारा NaOH जमा होगा। तो ये होता है हमारा क्या? कोर अल्काली प्रोसेस। इससे हमें तीन चीजें मिलती हैं, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? When the chlorine gas emitted in the core alkali process, जो पहले अभी हमने देखा, when mixed with salt, dry lime, bleaching powder and water is formed। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लाइम, इसके साथ जब वो हम क्लोरीन गैस को मिला देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? ये होता है ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है? For bleaching cotton linen in textile industry, for bleaching wood pulp in paper factory and for bleaching washed cloth in laundry। तो ये ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही ऐसा सब्सटेंस है जो कि ब्लीच कर देता है। ब्लीच मतलब क्या होता है? उसको बिल्कुल साफ कर देना। और ये किस चीज में यूज होता है? एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज होता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में। और किस चीज में यूज होता है? टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। जर्म्स को भी मार देता है। अब हम देखते हैं क्या बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? व्हेन कॉमन सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड combined with ammonia, they form ammonium chloride and sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda. It is mild, non-corrosive basic salt। तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा क्या? कॉमन सॉल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया। NH3 क्या है? एमोनिया है। ये जब कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? NH4Cl। ये क्या है? एमोनियम क्लोराइड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये NaCO3। ये क्या है? हमारा बेकिंग सोडा है। ये हमारा खाने में यूज होता है। और जब हम इसको डायरेक्ट हीट करते हैं बेकिंग सोडा को तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है? ये सोडियम कार्बोनेट, जो कि क्या है? वॉशिंग सोडा। ये हमारा बेकिंग सोडा है, ये हमारा वॉशिंग सोडा है। और इसके साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। हम आगे देखेंगे यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की यूज क्या है? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर सेम नहीं होते। बेकिंग पाउडर होता है व्हिच इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम, हाइड्रोजन कार्बन एंड ए माइल्ड इनेबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। तो जब बेकिंग पाउडर और कोई बहुत ही माइल्ड एसिड को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है बेकिंग सोडा। When baking powder is heated or mixed with water, the following reaction takes place. Carbon dioxide is produced during the reaction and can use bread or cake to rise, making them soft and spongy। तो ये जो हमारा बेकिंग सोडा है, जब इसके साथ ये H+ जो कि टार्टरिक एसिड से आएगा मिलता है तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट। Na है तो सॉल्ट बन जाएगा, जिस एसिड के साथ रिएक्ट होगा उसका सॉल्ट। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यही काम की चीज होती है। ये जो ब्रेड होता है, जब हम ब्रेड है इसमें, तो ये जब धीरे धीरे जब उससे निकलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? इसके अंदर निकलती है। तो अंदर निकलती है तो इसके अंदर छोटे छोटे पॉकेट बना देती है, इसीलिए ब्रेड के अंदर आपने देखा होगा पूरा वो स्पंजी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज ऑल्सो इंग्रेडिएंट इन एंटासिड।
ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये किस चीज में यूज होता है? ये एंटासिड में भी यूज होता है। एंटासिड क्या है? जब हमें गैस बन जाती है तो जो हम लोग यूज करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको बोलते हैं एंटासिड। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी होते हैं जो कि सोडा और एसिड यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? जो आग बुझाने के काम में आता है। तो ये कैसे काम में आता होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या निकलता है जब हम बेकिंग सोडा और एसिड को मिक्स करते हैं, क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वो आग बुझाता है। Washing soda. It is a chemical which formed by recrystallization of sodium carbonate. Sodium carbonate was obtained by heating baking soda. तो ये वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? ये बनता है जब हम लोग ये बेकिंग सोडा को हीट करते हैं। तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ये रिक्रिस्टलाइजेशन जब होता है तो ये Na2CO3 जो कि इनकम्प्लीट है, उसके साथ जब हम ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? Na2CO3 10H2O। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये आगे हम अभी देखेंगे क्या होता है। यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज क्या है? सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ये ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। और किस चीज में होता है? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। ये बोरेक्स बनाने में भी यूज होता है और भी बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड इन क्लीनिंग एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज। जब डोमेस्टिक पर्पजेज में क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। तो हमारा वॉशिंग पाउडर आता है उसमें उसमें भी ये होता है वॉशिंग सोडा। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। लास्ट टॉपिक देखते हैं, क्रिस्टल्स। क्रिस्टल क्या होते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, ई.जी. कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O। तो ये हर एक मॉलिक्यूल के साथ ये ऐसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ जाता है, इसीलिए क्रिस्टल बनता है। जैसे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो ऐसे क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, जैसे क्रिस्टल क्रिस्टल होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें जुड़ा रहता है। अगर ये नहीं जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? ये नहीं जुड़ा होगा तो ये पूरा पाउडरी फॉर्म में हो जाएगा। पाउडरी फॉर्म में भी कभी कभी वाटर ये जुड़ा रहता है, लेकिन ये जनरली क्रिस्टल बना देता है। क्रिस्टल क्यों बना देता है? क्योंकि ये ऐसे हमने एक मॉलिक्यूल लिख दिया बट ये आपस में ये ज्वाइंट होते हैं। जैसे ये कॉपर सल्फेट होगा, फिर यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा होगा, फिर कॉपर सल्फेट होगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन करके एक ऐसे क्रिस्टल के क्रिस्टल सॉल्ट बनते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा सॉल्ट जो नमक होता है उसका भी क्रिस्टल होता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये है। और इसमें जो है आगे देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? ऑन हीटिंग जिप्सम, ये है जिप्सम, इसमें 2H2O है, दो जो है एटम है वाटर के, एट 273 के। जब ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो ये क्या करता है? इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है और बिकेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। हेमीहाइड्रेटेड क्या है? CaSO4 ½ H2O। तो ये इसमें से जो ये दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसमें इसने लूज कर दिया, एक लूज कर दिया, सॉरी 1.5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर दिया, तो ये बन गया हेमीहाइड्रेटेड। अब आप सोच रहे होंगे आधा वाटर का एटम कैसे हो सकता है? तो ये आधा मॉलिक्यूल सॉरी नहीं हो सकता। ये होता क्या है? जैसे ये दो के बीच में एक होता है, जैसे CaSO4 होगा इधर और इधर एक मॉलिक्यूल होगा वाटर का और इसके साथ एक और CaSO4 का मॉलिक्यूल जुड़ा होगा। तो ये ऐसे होता है। तो इसलिए एक मॉलिक्यूल में जब लिखा जाएगा तो ये आधा लिखा जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो ये पाउडर हो गया, बट ये जो होता है हमारा ये हार्ड होता है एकदम, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन एटम है, अरे सॉरी दो वाटर के एटम है।
अब क्या होता है, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये इसमें आधा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो इसलिए ये एकदम पाउडर फॉर्म में होता है, ये हार्ड फॉर्म में होता है। बट जब हम ये वापस फिर से इसमें पानी मिक्स कर देते हैं, तो ये फिर ये अपना 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लेता है, और ये हमारा बन जाता है। जब हम ये वाटर ऐड करते हैं इसमें, तो ये फिर से अपने ये 1.5 H2O ऐड करके फिर से ये बन जाता है जिप्सम, और जिप्सम हार्ड होता है। तो ये बहुत ही क्विक सेटिंग एक प्लास्टर के जैसा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये किस में यूज होता है? ये टॉय बनाने में यूज होता है। जो हम लोग जब किसी की हड्डी टूट जाती है, जो उसको प्लास्टर चढ़ाते हैं, उसमें यूज होता है, और डेकोरेशन ऑफ हाउसेस में यूज होता है। तो ये जब प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो उसमें ये ड्राई प्लास्टर ऑफ पेरिस लेते हैं, उसमें वाटर मिला देते हैं, तो वो हार्ड बन जाता है। डेकोरेशन में कैसे यूज होता है? तो डेकोरेशन में ये घरों की छतों में यूज होता है, उसमें डिजाइन बनाने में काम में आता है, टॉयज बनाने में काम आता है। बहुत सारे टॉयज आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, और बहुत सारे वीडियोज आएंगे। पूरा ये मैं सारे सब्जेक्ट कवर करूंगा हर क्लास के। आप डियर स्टूडेंट, आई होप आपको इस सेशन में मजा आया। आपको इस सेशन की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कीजिए, पढ़िए, शेयर कीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और इसमें भी आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेगी। ये बिल्कुल नया चैनल है, और आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हम आपके पास ऐसी ऑसम कंटेंट लाते रहें।